नमस्कार। 1989 के बाद कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं और इस बात से भी कि कैसे अगले 3 दशकों तक लगातार इस सच को ढकने, छिपाने और दबाने की लगातार कोशिश हुई हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा, हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों द्वारा और हमारे उस ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले गैंग द्वारा। सबने इस बात को लगातार नकारने की कोशिश की, लेकिन 3 दशक बाद एक साधारण सी फिल्म बनी, द कश्मीर फाइल्स। फिल्म मेकिंग के लिहाज से, आर्ट की दृष्टि से या फिर सो कॉल्ड प्रोडक्शन वैल्यू के लिहाज से फिल्म शायद उतनी उत्कृष्ट ना हो, उस पर क्रिटिक सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जिस बेबाकी से, जिस स्पष्टता से, जिस संवेदनशीलता से द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर में हिंदुओं के साथ होने वाले नरसंहार को दिखाया, प्रदर्शित किया, उस पर सवाल खड़े करना कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाना है और लगातार हो भी यही रहा है। एक छोटी सी फिल्म में जिस तरीके से देश के आम जनमानस को उद्वेलित किया, जाहिर है उससे वो प्रोपेगेंडा गैंग, वो लिबरल गैंग आहत है जिसने 3 दशक तक इस सच को छुपाने, ढकने की कोशिश की, क्योंकि उनका यह प्रोपेगेंडा अचानक उजागर हो गया, वो भी फिल्म के जरिए। आज वो आहत है और वो लगातार कोशिश कर रहा है इस फिल्म को झूठा साबित करने की, इसको नकारने की। लिहाजा हर दृष्टि से जब भी मौका मिलता है वो इस फिल्म पर सवाल उठाता है। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ्फी गोवा में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां पर कैसे एक लेफ्टिस्ट फिल्मकार जो कि इजराइल से मंगाए गए थे, हालांकि कार्यक्रम हमारे देश की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया था, लेकिन जैसा कि कश्मीर फाइल में एक डायलॉग है कि सरकार भले ही उनका हो, सिस्टम तो अभी भी हमारा ही है। उसी का उत्कृष्ट उदाहरण हमें इफ्फी में देखने को मिला कि भले ही सरकार एक कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रही हो, लेकिन सिस्टम देखिए कि उस सरकार के कार्यक्रम में एक लेफ्टिस्ट इजरायली फिल्मकार आते हैं और वो भी कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश करते हैं। बस ये एक प्रॉम्प्ट करना था। उसके बाद वही टूल किट गैंग जो कि पिछले 3 दशक से अलगाववादियों के लिए लड़ रहा था, वो फिर से सक्रिय हुआ और उसने इस फिल्म पर फिर से सवाल उठाना शुरू किया कि देखो, हम तो कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा है, आज विदेशी भी कह रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में प्रोपेगेंडा क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि आर्ट की दृष्टि से, फिल्म मेकिंग की दृष्टि से इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, यह सबका हक है। लेकिन क्या वो कहानियां झूठी हैं जो उसमें दिखाई गई? क्या 2.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का निष्कासन झूठ है जिसके सच को इस फिल्म में दर्शाया गया, या सैकड़ों हजारों कश्मीरी हिंदुओं का बलिदान झूठ है जिन्होंने अपना बलिदान दिया कश्मीर घाटी में रहते हुए? इस फिल्म में दर्जन भर कहानियों को एक साथ जोड़ा गया है फिल्म बनाने की दृष्टि से। इसमें जिस तरीके से उसको सीक्वेंस वाइज दिखाया गया है, उनमें से 6 स्टोरीज में आपको सामने लेकर आया हूं और मैं बताऊंगा कि क्या वो सच है या वो प्रोपेगेंडा है जो साबित करने की कोशिश कर रहा है लिबरल गैंग। इसमें सबसे पहले कहानी जो कि फिल्म की सीक्वेंस के लिहाज से बताई गई है, ये 6 कहानियां अलग अलग समय काल में हुई, लेकिन इस फिल्म की सीक्वेंस के लिहाज से पहली कहानी है टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू की। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पुष्करनाथ पंडित हैं जिसका किरदार अनुपम खेर ने निभाया, उनके बेटे, और दूसरे अन्य किरदार शारदा पंडित के पति का बीके गंजू की कहानी उस पति के जरिए इसमें दर्शाई गई है। बीके गंजू दरअसल 22 मार्च 1990 की कहानी है। बीके गंजू एक टेलीकॉम इंजीनियर थे। उनके पीछे उन्हें शक था कि वो कभी भी निशाने पर आ सकते हैं। 30 वर्षीय टेलीकॉम इंजीनियर एक दिन अपने घर आ रहे थे, उनका पीछा करते हुए आतंकी भी पीछे पीछे घर आ पहुंचे। उनकी पत्नी इस चीज को भांप जाती है और वो झट से दरवाजा बंद करती है और अपने पति को घर के 3रे माले पर एक चावल की टंकी में छिपा देती। आतंकी जबरन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं और घर को तहस नहस करते हैं। बीके गंजू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं, वो उसको नहीं ढूंढ पाते। और जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो एक पड़ोसी
इशारे से बताता है कि दरअसल देखिए ऊपर तीसरे माले पर है चावल की टंकी। आतंकी वापस लौटते हैं और तीसरे माले पर पहुंचकर वो चावल की टंकी से बीके गंजू को बाहर निकालते हैं और उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। आतंकी यहां नहीं रुकते। बीके गंजू की पत्नी बच्चों के लिए लगातार गिड़गिड़ाती है और आतंकी खून से सने, बीके गंजू के खून से सने चावल को उठाते हैं और बीके गंजू की पत्नी को खिलाने के लिए मजबूर करते हैं। नृशंसता की हद। लेकिन इस कहानी को, नृशंसता के इस कहानी को बड़े संवेदनशीलता से द कश्मीर फाइल में दर्शाया गया है। कहानी बीके गंजू की थी, जो कि 22 मार्च 1990 में दर्दनाक हमला हुआ था। उसको यहां शारदा पंडित के पति के तौर पर दिखाया गया। दूसरी कहानी जस्टिस नीलकंठ गंजू की है, जो कि इस फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरीके से कश्मीर घाटी में हिंदुओं के लिए हालात बदतर होते जा रहे थे। उसी प्रक्रिया में जस्टिस नीलकंठ गंजू की कहानी को दर्शाया गया है। जस्टिस नीलकंठ गंजू, जिनकी हत्या असल में 4 नवंबर 1989 को हुई थी श्रीनगर में। जस्टिस नीलकंठ गंजू हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन जब वो सेशन कोर्ट के जज थे तब उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक आतंकी संगठन था, पाकिस्तान पोषित JKLF, उसके संस्थापक आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी। 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गंजू दिल्ली से लौटे थे और उच्च न्यायालय के पास हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। यहीं पर आतंकी जस्टिस नीलकंठ गंजू पर हमला करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और उनकी हत्या कर फरार हो जाते हैं। इसके बाद आतंकी घोषणा करते हैं कि उन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी का बदला ले लिया। स्पष्ट था, मकसद साफ था, कश्मीर में हिंदुओं के मन में दहशत भरना। और उन्होंने उस वक्त नारे भी लगाए, जल जला आ गया है कुफ्र के मैदान में, लो मुजाहिद आ गए हैं मैदान में। इस तरह की नारेबाजी लगाई गई। क्या ये कहानी झूठ थी? ये 16 आने सच कहानी है जिसको कश्मीर फाइल्स में दर्शाया गया है। लेकिन इसको भी नकारने की कोशिश लगातार हमारे देश का लिबरल मीडिया, लिबरल गैंग कर रहा है। तीसरी कहानी है एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या। बड़गाम, 25 जनवरी 1990 का मामला है। इस फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे एक बस स्टैंड पर कुछ एयरफोर्स के अधिकारी वेट कर रहे हैं, वहां पर कुछ स्कूली बच्चे भी हैं। यह कहानी 100% सच है। असल में कहानी हुई बड़गाम की 20 जनवरी 1990 की, जहां पर एक बस स्टैंड पर सेना एयरफोर्स के अधिकारी बस का इंतजार कर रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त था। 14 एयरफोर्स अधिकारी वहां बस का इंतजार कर रहे थे। तभी आतंकी वहां पहुंचते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसमें जो आतंकी थे वो मोटरसाइकिल पर आए थे, AK-47 राइफल के साथ। अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और फरार हो जाते हैं। इसको भी ज्यों के त्यों कश्मीर फाइल में दर्शाया गया है। लेकिन क्या लिबरल गैंग कहेगा कि यह झूठ है? इन अधिकारियों की हत्या का मुकदमा यासीन मलिक पर पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त हो गया है। वो मुकदमा यासीन मलिक पर अभी भी चल रहा है। सोचिए कि क्या है न्याय व्यवस्था हमारी, क्या सरकार की व्यवस्था है। खुलेआम इन हत्याओं का कबूलनामा यासीन मलिक सरेआम मेनस्ट्रीम मीडिया में करता है, लेकिन लोअर कोर्ट में भी आज तक उसकी जो सुनवाई है वो पूरी नहीं हो पाई। 3 दशक बाद दोबारा नए सिरे से सुनवाई हुई है। 4 एयरफोर्स अधिकारी मारे गए थे। ये तीसरी बड़ी घटना जिसको कश्मीर फाइल में दिखाया गया है। एक और बड़ी इस फिल्म में दिखाते हैं जब पुष्करनाथ पंडित यानी अनुपम खेर अपने परिवार के साथ कश्मीर घाटी से रातों रात निकलते हैं ट्रक में बैठकर। उससे पहले दिखाते हैं कि कैसे एक जगह तमाम कश्मीरी इकट्ठा है और वहां से वो सर्वानंद कौल प्रेमी को ले जाते हैं। ये 100% सच्ची घटना है। सर्वानंद कौल प्रेमी
एक बुजुर्ग शिक्षाविद थे जिनमें कश्मीर में बच्चा बच्चा उनको जानता था। उन्होंने कई रचनाएं रची थी जिसमें कलमी प्रेमी, पाइनी प्रेमी, रूई जेरी, ओस्तवुश, गीतांजलि का अनुवाद, रूसी पादशाह कथा, पंचछदर, बख्ते कुसुम, आखिरी मुलाकात, माथुर देवी, मिर्जा काक, जीवन और काम, मिर्जा चाचा की वखस, कश्मीर की बेटी, भगवद गीता का अनुवाद, ताज और रूपा भानी, ऐसी रचनाएं महान शिक्षाविद सर्वानंद कौल प्रेमी ने रची थी। लेकिन आतंकी जानते थे कि भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले ऐसे नहीं, उनके घर में भगवद गीता भी थी, उनके घर में एक कुरान भी थी। वो सही मायने में सेकुलरिज्म को मानते थे, लेकिन आतंकी कहां इस बात को मानते। 29 अप्रैल 1990 को सर्वानंद कौल प्रेमी के घर में आतंकी घुसते हैं। पहले वो घर में तमाम गहने और कीमती जेवरात सूटकेस में भरते हैं और फिर कहते हैं कि सर्वानंद कौल प्रेमी को कहते हैं कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, सामान बहुत ज्यादा है। उसके बाद परिवार वाले भाग जाते हैं कि वो उनको किडनैप करके हत्या करना चाहते हैं। उनके बेटे वीरेंद्र कौल वो भी कहते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा, और आतंकी कहते हैं कि चलिए। आतंकी सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल को ले जाते हैं। उसके बाद घर वाले पुलिस को शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, और अगले दिन दोनों की लाशें पेड़ से लटकी हुई मिलती है। वो बता रहा था, उन लाशों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उनके साथ क्या क्या गुजरी होगी, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया होगा, उनको गोली मारने से पहले किस दर्दनाक तरीके से उनकी हत्याएं की गई होगी। लेकिन ये सच कश्मीर फाइल में दिखाया गया। ये चौथी बड़ी कहानी थी। इसको इस फिल्म में सही तरीके से दिखाया गया, जो कि 16 आने सच थी। पांचवी कहानी गिरिजा टिक्कू की है। इस फिल्म में कश्मीर फाइल में दर्शाया गया है कि जो शारदा पंडित है, अनुपम खेर ने जिस किरदार को निभाया पुष्करनाथ पंडित, और फिल्म के हीरो की मां पुष्करनाथ पंडित की बहू। अंत में दिखाते हैं कि किस तरीके से शारदा पंडित को आरा की मशीन से काटा जाता है। यह कहानी दरअसल गिरिजा टिक्कू की है। बारामूला के अरीगांव की रहने वाली थी गिरिजा टिक्कू। जून 1990 में, जब इससे पहले लाखों कश्मीरी हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू या दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे, उसी दौरान की बात है। गिरिजा टिक्कू एक स्कूल में सहायक लैब सहायक के तौर पर काम करती थी। 11 जून की बात है, वो स्कूल जाती हैं वहां पर अपनी सैलरी लेने के लिए। आतंकी उसका पीछा कर रहे होते। 11 जून 1990 की कहानी। स्कूल से सैलरी लेने के बाद वो अपने साथ काम करने वाली एक सहेली के घर जाती हैं। वहां पर आतंकी उसका अपहरण कर लेते हैं पूरे गांव के सामने। गांव वाले कुछ नहीं करते, और उसके बाद जो नृशंस यातनाएं गिरिजा टिक्कू को दी जाती हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है कई दिनों तक, और अंत में पूरे गांव के सामने ही लकड़ी काटने वाली आरा मशीन के सामने गिरिजा टिक्कू के टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस फिल्म में ये पूरी कहानी नहीं दिखाई गई, लेकिन जो दिखाया गया असल में सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। शायद फिल्म की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं फिल्म मेकिंग की। शायद फिल्म मेकर भी इस सच को उस हद तक नहीं दिखा पाए, लेकिन था जो भी दिखाया गया वो ना सिर्फ 100% सच था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक, भयानक और अमानवीय था जो सच में हुआ। गिरिजा टिक्कू की कहानी हम सबको जाननी चाहिए। इस फिल्म में शारदा पंडित के तौर पर उस कहानी को दिखाया गया। अंत में एक और कहानी जो इस फिल्म का क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स सीन है कि कैसे आतंकी सैनिकों की वर्दी में जाते हैं और एक गांव में लोगों को लाइन में लगाते हैं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, वृद्ध, सबको, और एक एक करके उनको गोली से छलनी कर देते हैं। यह कहानी है
नाड़ीमर्ग नरसंहार की। नाड़ीमर्ग नरसंहार असल में 23 मार्च 2003 की घटना है, शोपिया जिले के नाड़ीमर्ग गांव की। इन दिनों यह गांव पुलवामा जिले में आता है, लेकिन उस जमाने में शोपिया जिले में हुआ करता था। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के गांव से मात्र 7 किलोमीटर दूर। 23 मार्च 2003 यह दिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस भी है, और इस दिन शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु का बलिदान दिवस भी। इस रात को 10:30 बजे आतंकी सैनिकों की वर्दी पहनकर घुसते हैं और वो गांव के 24 लोगों को वो लाइन में लगाते हैं, जिनमें 70 साल का वृद्ध भी था और 2 साल का बच्चा भी, जिनमें महिलाएं भी थी और विकलांग भी। 24 लोगों को वो लाइन में खड़ा करते हैं और एक एक कर गोली मार देते हैं। है ना, कितनी भयावह रही होगी वो रात, कितनी नृशंसता, कितनी निर्दयता इन आतंकियों के मन में भरी होगी। उस जमाने का एक ऐसा बड़ा नरसंहार जिसने ना सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी अच्छी खासी इस पे बात हुई थी। इस नरसंहार को इस फिल्म के क्लाइमैक्स में दर्शाया गया है। एक साथ 24 हिंदुओं की हत्या, 23 मार्च 2003 की घटना। क्या अब ये सो कॉल्ड वामपंथी अलगाववादियों का साथी ग्रुप ये कहेगा कि ये भी झूठ है? ये सौले आने सच है, लेकिन सच को किसको पड़ी है? ये वो तबका है जो कि लगातार 3 दशक तक एक नया ही झूठ करने पर लगा था। अब एक फिल्म में उनके सच को, उनके प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है, तो वो कुछ भी करेगा। यही उनके अस्तित्व का, यानी जिससे उनका अस्तित्व बना था, अगर उनके अस्तित्व पर खतरा हो तो वो तो कुछ भी करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। आज 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है जब इफ्फी के प्रोग्राम में इस सो कॉल्ड फिल्म मेकर, इजरायली फिल्म मेकर ने इसका जिक्र किया था। अभी भी लगातार हमारे देश का वामपंथी मीडिया नेदेव लेपेड का लगातार इंटरव्यू करके इस प्रोपेगेंडा को हवा देने में लगा है, और वो इस पर लगातार कोशिश करते रहेंगे। लेकिन हमारे देश की जनता स्पष्ट जानती है कि सच क्या है। वो अब जान चुकी है। सोशल मीडिया के जमाने में अब सच को ढकना, दबाना, छिपाना उतना आसान नहीं है, और हम जम्मू कश्मीर नाउ इस सच को लगातार सामने लाते रहते हैं। 1990 के दशक में, उसके बाद और उससे पहले कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, हम लगातार इस सच को आपके सामने लाते रहते हैं और इस सो कॉल्ड अलगाववादी प्रोपेगेंडा मीडिया की हवा निकालते रहते हैं। द कश्मीर फाइल ने भी यही किया। अब सच बाहर आ चुका है, उसको ढकना, छिपाना लगभग असंभव है। बहरहाल सच आपके सामने है। 6 स्टोरीज मैंने आपको बताई, और भी स्टोरीज जो इस फिल्म में दिखाई गई वो भी सोले आने सच थी। सीक्वेंसिंग अलग हो सकती है, जो कहानियां दिखाई गई, अलग अलग सीक्वेंस दिखाए गए, उनके समयकाल में अलग अलग घटनाएं जिस तारीख को हुई वो अलग सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन अपनी कहानी, हर एक कहानी 100% सच थी। यही कश्मीर फाइल का सच है। वो फिल्म मेकिंग का, आर्ट का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन वो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का आईना जरूर है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। नमस्कार।